हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर यूनिट 5 वन शॉट। यूनिट 5 के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर अभी तक पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम कि जेनेटिक एल्गोरिथम होता क्या है, क्योंकि ये यूनिट बेसिकली हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा हमारा वर्किंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वर्किंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर और जनरेशन साइकिल ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनकोडिंग, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। ठीक है, तो इनके अपने कुछ टाइप्स हैं, हर चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जेनेटिक एल्गोरिदम्स आर ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि जेनेटिक एल्गोरिदम हमारी बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स होती हैं जिनको नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं ये। ठीक है, मतलब जिस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे, सेम उसी तरीके से जेनेटिक एल्गोरिदम वर्क करती हैं हमारे एएनएन के अंदर। ठीक है, दे आर यूज टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम बाई फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन। जिस तरीके से हमारा प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन काम करता है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए कह सकते हैं या जो नेचुरल लिविंग स्पीशीज हैं उनके लिए जो हमारा इवोल्यूशन काम करता है, इवोल्यूशन के प्रिंसिपल काम करते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करती है हमारी जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, की कॉन्सेप्ट की बात करें अगर जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर, तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम आर एनकोडेड एज क्रोमोसोम। जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम एज क्रोमोसोम एनकोड करते हैं। और स्ट्रिंग ऑफ जीन्स, अब आप इसको स्ट्रिंग ऑफ जीन्स भी कह सकते हो। जो क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली हमारा स्ट्रिंग ऑफ जीन्स होता है जिसके अंदर मल्टीपल जीन्स होते हैं। ठीक है, ईच जीन करेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक पैरामीटर और कंपोनेंट ऑफ अ पोटेंशियल सोल्यूशन। और जो वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, उसमें हर एक जीन, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जीन की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है, अपना कुछ पैरामीटर होता है और अपना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी पोटेंशियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा जीन। तो देखो, आपको क्लियर हो गया। अब जीन की बात करें कि जीन क्या होता है। जीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स विद इन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ सोल्यूशन। अब हमको पता है कि अगर एक एक जीन की अपने कुछ पैरामीटर हैं, अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है हमारे क्रोमोसोम के अंदर, तो सीधी सी बात है वो क्रोमोसोम का एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि सॉल्यूशन का इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारा जीन। ठीक है, दे कैन बी कंबाइंड और मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। जब ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हो रही होती है, जेनेटिक एल्गोरिदम जब हो रही होती है, तो उस टाइम पे हमारे जीन्स क्या होते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं या फिर रिकम्बाइन होते रहते हैं, जिस वजह से हमारे ऑफस्प्रिंग में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टर्म हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? अ सेट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में जो हमारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम एज पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। ईच सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रोमोसोम एंड द पॉपुलेशन इवॉल्व्स ओवर जनरेशन। पॉपुलेशन से अब हमने टोटल पॉपुलेशन से कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस ले लिए। अब जो हर एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आए पॉपुलेशन के, मतलब पूरी एक सॉल्यूशन की हम लोग के पास पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, उसमें जो हर एक सॉल्यूशन है वो क्रोमोसोम के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो पॉपुलेशन होती है ये जनरेशन टू जनरेशन इवोल्व होती है, जैसे जैसे हम इवोल्यूशन प्रोसेस परफॉर्म कराते रहते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, अगला आता है हमारा फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब फिटनेस फंक्शन इवेल्युएट हाउ वेल अ सॉल्यूशन परफॉर्म द टास्क। इसका काम क्या होता है? ये इवेल्युएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये इवेल्युएट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन है जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन सा है जो उससे कम अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि सॉल्यूशंस को किस लेवल पे जज किया जाए कि वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, इट असाइंस अ न्यूमेरिकल स्कोर टू ईच क्रोमोसोम इंडिकेटिंग फिटनेस और सुटेबिलिटी फॉर द गिवन प्रॉब्लम। मतलब कि एक न्यूमेरिकल स्कोर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप लोग के क्लास वगैरह में टेस्ट होते हैं। ठीक है, क्लास टेस्ट होता है, मान लो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो एग्जाम होगा, इस एग्जाम में सबके कुछ पर्टिकुलर मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर उन मार्क्स के बेसिस पे ये इवेल्युएशन होगा कि हाँ कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ता है, कौन सा उससे कम पढ़ता है, कौन सा उससे कम पढ़ता है। ठीक है,
मे बी ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा पढ़ने वालों के भी कम मार्क्स आ जाते हैं और कम पढ़ने वालों के भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, बट एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूँ जिस पे दुनिया इवेलुएट करती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो बेसिकली वो मार्क्स क्राइटेरिया, यहाँ पे फिटनेस फंक्शन यूज होता है। फिटनेस फंक्शन एक स्कोर प्रोवाइड करता है हर एक क्रोमोजोम को, ठीक है, क्रोमोजोम कह लो या फिर हर एक सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन क्रोमोजोम के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं हमारे, ठीक है। तो उनको एक न्यूमेरिकल स्कोर प्रोवाइड करता है जो क्या इंडिकेट करते हैं कि उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का स्कोर क्या है, वो किस लेवल की परफॉर्मेंस शो कर सकता है, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट असाइंस द न्यूमेरिकल स्कोर टू द क्रोमोसोम इंडिकेटिंग इट्स फिटनेस, जो कि उसकी फिटनेस को इंडिकेट करता है। सुइटेबिलिटी फॉर द गिवन प्रॉब्लम, और गिवन प्रॉब्लम में कितना ज्यादा वो सुइटेबल है ये शो करता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सिलेक्शन। हायर फिटनेस सॉल्यूशन हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द रिप्रोडक्शन। जितना ज्यादा फिटनेस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा फिटनेस होगा सॉल्यूशन का, फिटनेस स्कोर जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे उसके रिप्रोडक्शन के लिए, सेलेक्ट होने के लिए। देखो ये भी क्राइटेरिया आपको एग्जाम की तरह मान लो, जैसे कि अभी गेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जितना अच्छा स्कोर होगा गेट के अंदर आपका, उतना ज्यादा आप कह सकते हो कि अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, तो उतने अच्छे कॉलेज में आप सेलेक्ट होगे। तो वही चीज है कि सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ क्या है, हायर फिटनेस सॉल्यूशन, जितना ज्यादा यहाँ पे फिटनेस फंक्शन का स्कोर होगा, उतने ज्यादा चांस होंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को चूज किया जाएगा, ठीक है। दिस मिमिक्स द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस फेवरिंग सॉल्यूशंस दैट आर मोर अडेप्टेड टू द प्रॉब्लम। वही चीज लिखी हुई है, ये क्या होता है, हमारा नेचुरल जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसी को मिमिक करता है, उसी की तरीके से काम करता है, और उन सॉल्यूशंस को फेवर करता है जो ज्यादा अडेप्टेबल है प्रॉब्लम के साथ, जो ज्यादा कंपैटिबल है, जो ज्यादा सुइटेबल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू पेरेंट क्रोमोसोम्स टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग। मतलब कि दो पेरेंट क्रोमोसोम्स की जेनेटिक्स को, ठीक है, उन दोनों की जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी उनके जीन्स में कोडिंग्स हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वो होगा किसमें, क्रॉसओवर के टाइम, ठीक है। दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूसेस डाइवर्सिटी एंड हेल्प एक्सप्लोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। अब ये जो यहाँ पे क्रॉसओवर परफॉर्म होता है, उस क्रॉसओवर के परफॉर्म होने से होता क्या है, उससे ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग हमें प्रोड्यूस हो रही है उसमें पेरेंट जीन, दो पेरेंट जीन है, तो दोनों के डाइवर्स फॉर्म के जीन्स इसमें आ जाते हैं। मतलब कि अब ये जो ऑफस्प्रिंग है ये उन दोनों के जितने क्राइटेरियाज को वो एक्सप्लोर कर सकते थे उन सबको तो एक्सप्लोर करेगा ही, प्लस इसके खुद के भी कुछ इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन एरियाज होंगे, ठीक है। ये हमारा क्रॉसओवर की वजह से संभव हो पाता है, या इस फील्ड में क्रॉसओवर हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिलेक्शन के बाद क्रॉसओवर क्या करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराता है जिसके पास दोनों पेरेंट की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। म्यूटेशन, इट इंट्रोड्यूसेस रैंडम चेंजेस टू इंडिविजुअल जीन्स विद इन अ क्रोमोसोम। म्यूटेशन क्या होता है, अब देखो यहां से ऑफस्प्रिंग हमें मिल गई, ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसे चेंजेस करना है ऑफस्प्रिंग के जीन में कि वो और ज्यादा सूटेबल हो जाए, और ज्यादा एरियाज को कवर कर सके, ठीक है। दिस एंश्योर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रीजन्स ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस। वही चीज है, सॉल्यूशन स्पेस के और नए नए रीजन्स को वो एक्सप्लोर कर सके और नए नए सॉल्यूशन को परफॉर्म करने के क्राइटेरियाज डिफाइन कर सके, इस वजह से हम म्यूटेशन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जनरेशन, और ये हमारा लास्ट होने वाला है इसके अंदर। जनरेशन क्या है, द साइकिल ऑफ सिलेक्शन क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन कंस्टिट्यूट अ जनरेशन। अब ये जो साइकिल चलती है, ठीक है, म्यूटेशन, सिलेक्शन और क्रॉसओवर, इन तीनों की साइकिल चलती रहती है, और इनकी साइकिल चलने से क्या होता है, जनरेशंस प्रोड्यूस होती रहती हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन प्रोड्यूस होती रहती हैं, ये क्या होता है, ये हमारा एक साइकिल फॉर्म होता है, और जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल सॉल्यूशन को ग्रैब कर पाते हैं। जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सॉल्यूशन को, उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, ठीक है। द साइकिल इवोल्व्स पॉपुलेशन पोटेंशियली प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशन फॉर हायर फिटनेस। मतलब कि जितने बार ये साइकिल चलेगी उतने बार हमारा ज़्यादा हायर फिटनेस का या ज़्यादा हायर स्कोर का हमारा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता जाएगा, जनरेशन प्रोड्यूस होती जाएगी, जिससे कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। बाय रिपीटिंग दीज स्टेप्स जनरेशन एल्गोरिथम जेनेटिक एल्गोरिथम कैन एफिशिएंटली सर्च फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द लार्ज सॉल्यूशन स्पेस। वही चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, इन स्टेप्स को रिपीट करने पे क्या होगा, जो जेनेटिक एल्गोरिथम होती है हमारी वो प्रॉपरली काम कर पाएगी और प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस को क्रिएट कर पाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को क्रिएट कर पाएगी, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स चलेगा तो जितना ज़्यादा ऑप्टिमल, जितना ज़्यादा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमको मिल सकता है, उतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। मतलब वर्किंग या प्रोसीजर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। एक चीज़ मैं और बता दूं, चलो अच्छा ठीक है, अभी बताऊंगा रुक जाओ।
पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, देखो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं हमारे प्रोसीजर के या फिर वर्किंग के जेनेटिक एल्गोरिदम की। इन स्टेप्स को आपको याद रखना है, ठीक है। इनको बस नाम से याद कर लो, अंदर का बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं नोट्स भेज दूंगा 1-2 घंटे के बाद, तो ये देख लेना आपको, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड तो ये है नहीं। स्टेप 1 है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन हमारी सेलेक्ट होती है, मतलब कि एक पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन हमारी सेलेक्ट हो गई। फिर सेकंड आता है हमारा फिटनेस इवैल्यूएशन। अब एक बार पॉपुलेशन ले ली, इवैल्यूएट इनिशियलाइज पॉपुलेशन फिटनेस यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन टू क्वांटिटी परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अभी हमने देखा था फिटनेस फंक्शन क्या कर रहा था, स्कोर प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, इवैल्यूएशन का काम कर रहा था, तो वही काम हमको करना है। एक बार हमने पॉपुलेशन ले ली, अब इसको एज अ एग्जांपल समझते जाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आया। देखो मैं बता तो रहा हूँ, बट पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये एग्जांपल एग्जाम में मत लिख के आना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो मधुमक्खियों का एक झुंड है पूरा, ठीक है, बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। अब उसमें से हमने एक डिब्बा लिया इतना बड़ा छोटा सा, और उसमें हमने 1000 मधुमक्खियां भर ली, ठीक है। तो वो जो 1000 मधुमक्खियां हम डिब्बे में लेके घर आए, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इनिशियलाइजेशन, घर आए या फिर आप कह दो लैब गए हम, ठीक है, लैब गए। तो वो डिब्बे में जो हमारी मधुमक्खियां हैं, वो पूरी पॉपुलेशन से एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया। तो वो हमने क्या कर लिया, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। फिर फिटनेस इवैल्यूएशन के टाइम क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हम परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि उस पूरे सेलेक्टेड जो डिब्बा हम लेके आए हैं मधुमक्खियों का, उनमें से कितनी मधुमक्खियां ऐसी हैं जो हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करें। फॉर एग्जाम्पल, हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसी मधुमक्खियां सेलेक्ट करनी है, मधुमक्खियां समझ रहे हो ना, हनी बीज, ऐसी मधुमक्खियां सेलेक्ट करनी है जिनकी आप कह सकते हो फ्लाइंग स्पीड सबसे ज़्यादा तेज हो और जो मल्टीपल फ्लावर्स की स्मेल को पहचानती हो, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम उसमें से कुछ क्राइटेरियाज परफॉर्म कराएंगे लैब के अंदर, और हम देखेंगे कि कितनी मधुमक्खी ऐसी हैं जो बहुत जल्दी उड़ सकती हैं, बहुत तेज से उड़ सकती हैं, और बहुत सारे फूलों पे जाके वो फूलों को पहचान सकती हैं, ठीक है। और ये भी पहचान सकती हैं कि कौन से फूल में कितना ज़्यादा आप कह सकते हो जो उनको चाहिए रहता है, क्या होता है वो, भूल गया मैं, नेक्टर वगैरह होता है, ठीक है। फिटनेस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फिटनेस इवैल्यूएशन के टाइम हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद अगला आता है सिलेक्शन, सेलेक्ट द इवैल्यूएटेड पॉपुलेशन फॉर रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन फिटनेस स्कोर। अब हमने इवैल्यूएट करा लिया, हमने देख लिया कि हाँ भाई इतनी मधुमक्खियां ऐसी हैं जिनके स्कोर बहुत हाई हैं, इतनी हैं जिनके स्कोर लो हैं। मान लो 100 मधुमक्खियां हमको मिल गई एकदम हाई स्कोर वाली, जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एकदम फुल स्पीड में उड़ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फूलों के बारे में उनको पता है, ठीक है। अब ये सब इमेजिनेशन है, लेकिन बस समझते जाओ, समझ जाओगे एंड तक कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सिलेक्शन होगा। अब उन 100 को हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी 900 को बोला जाओ भाई उड़ जाओ, तुम अपना काम देखो जाके। अब वो 100 हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या होगा, क्रॉसओवर और रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट टू क्रिएट डाइवर्स ऑफस्प्रिंग। मतलब कि मान लो उन 100 में 50 मेल है और 50 फीमेल है, ठीक है, मेल इधर कर दो, फीमेल इधर कर दो। अब क्या कराएंगे, अब हम क्रॉसओवर कराएंगे, एक मेल यहाँ से लिया, एक फीमेल यहाँ से ली, इन दोनों का क्रॉसओवर कराया और एक ऑफस्प्रिंग जनरेट कराई, ठीक है। यही काम होगा सबके साथ, ठीक है। एक इधर से मेल आएगा, एक फीमेल आएगा, दोनों में क्रॉसओवर होगा, और एक रिप्रोडक्शन की हेल्प से एक हम नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे। अब जो नया ऑफस्प्रिंग आया है, ठीक है, जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें क्या क्वालिटीज होंगी, जो मदर हनी बी के अंदर क्वालिटीज हैं, जो फादर हनी बी के अंदर क्वालिटीज हैं, वो दोनों क्वालिटीज उसके अंदर आ गई, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग हमको मिला उसके अंदर वो दोनों क्वालिटीज आ गई। तो ये हमारा क्रॉसओवर या रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से हमने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करा दी। अब अगला स्टेप, म्यूटेशन। एक बार क्रॉसओवर हो गया, फिर म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होगा, इंट्रोड्यूसेस रैंडम चेंजेस टू ऑफस्प्रिंग जीन टू एक्सप्लोर न्यू सॉल्यूशन एरियाज। मतलब कि अब जो ऑफस्प्रिंग हमको मिला है, हम उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग दे दें, ठीक है, और ज़्यादा उसको सिखा दें चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उसके पास मम्मी और पापा उसके जो थे, ठीक है, जो मदर फादर थे उसके, उनकी प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही हैं, प्लस उसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिल गई है, तो अब उसके अंदर और ज़्यादा क्वालिटीज़ डेवलप हो गई हैं, ठीक है। तो ये काम म्यूटेशन के अंदर होता है। इसके बाद ऑफस्प्रिंग रिप्लेसमेंट, मतलब कि रिप्लेस द करंट पॉपुलेशन विद द ऑफस्प्रिंग, मेंटेन प्रॉमिसिंग सोल्यूशन इन इंट्रोड्यूसिंग डाइवर्सिटी। मतलब कि अब 50 मेल लिए थे, 50 फीमेल लिए थे, उन सबको हमने क्रॉसओवर करा के उनके ऑफस्प्रिंग जनरेट करा लिए। अब उन मेल फीमेल को कहा भाई तुम लोग उड़ जाओ। अब जो ऑफस्प्रिंग बचे हैं, ऑफस्प्रिंग लिमिटेड होंगे हमारे पास, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बचे, अब उनको हमने मेल अलग फीमेल अलग किए, ठीक। फिर उनसे नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराए,
फिर उनको बोला उड़ जाओ, फिर ये ऑफस्प्रिंग लिए, फिर इनमें चेंजेस किए, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। जो ये रिप्लेसमेंट हो रहा है ना कि ऑफस्प्रिंग आ गए, उनको रिप्लेस किया, ऑफस्प्रिंग को रखा, फिर नए ऑफस्प्रिंग लिए, उनको रिप्लेस किया, इन वाले ऑफस्प्रिंग को रखा, तो ये रिप्लेसमेंट वाला ही ये स्टेप 6 हमारा एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली कि जो करंट पॉपुलेशन है उसको ऑफस्प्रिंग से रिप्लेस कर दो। इससे क्या होगा, रिप्लेस करने से क्या होगा, अब जो वो हट गए ना, ठीक है, तो वो हट गए, तो अब ये वाले जो ऑफस्प्रिंग है इनके अंदर उनसे भी ज्यादा क्वालिटीज हैं, ठीक है। फिर इनके बाद जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनके अंदर उनसे भी ज्यादा क्वालिटीज होंगी, ठीक है। म्यूटेशन की हेल्प से हम ट्रेनिंग भी दे ही रहे हैं लगातार, ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वालिटी आ जाएंगी उनके अंदर। तो यही चीज हो रही है हमारी ऑफस्प्रिंग रिप्लेसमेंट के अंदर बेसिकली, कि हमें ज्यादा एडवांस्ड सोल्यूशन, ज्यादा प्रॉमिसिंग सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा टर्मिनेशन क्राइटेरिया, इटरेट अंटिल मीट टर्मिनेशन कंडीशन और इटरेट अंटिल फाउंड सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। मतलब कि मान लो अब मधुमक्खियां, सीधी सी बात है, वो जैसे जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती जाएंगी, कम होती जाएंगी, लिमिटेड होती जाएंगी, तो हम रुकेंगे कब, या तो हमें एक लास्ट हनी बी बचे, ठीक है, 2 का मेट कराने पे एक हनी बी बचे, वो हमारी क्या होगी, वो सबसे हाई पोटेंशियल वाली हनी बी होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होंगी, सबसे ज़्यादा उसके पास क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो वो हमारा पोटेंशियल सोल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल वाले केस में जिसमें मैंने हनी बी का बात किया था, ठीक है। अब इसको उड़ा दो, अब वापस आ जाओ यहाँ सॉल्यूशन में। यहाँ पे टर्मिनेशन कब होगा, जब हमको सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मिल जाए, या तो, और या तो हम इतने नंबर ऑफ टर्मिनेशन रिपीट कर लें जितने टर्मिनेशन डिफाइंड है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि अगर दिया है कि हाँ हमें 500 स्टेप्स परफॉर्म कराने हैं, उसके बाद नहीं जाना, चाहे हमें सॉल्यूशन मिले चाहे हमें सॉल्यूशन ना मिले, तो 500 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब ये साइकिल रुक जाएगी, ठीक है, जनरेशनल साइकिल हमारी रुक जाएगी, या फिर ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर हमें उतने इटरेशन मीट नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ हमें सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो ये लूप है, ठीक है, ये जो साइकिल है हमारी, ये जो प्रोसीजर है हमारा, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोसीजर और वर्किंग क्लियर हो गई होगी। सेम इसी तरीके से हमारी जनरेशनल साइकिल भी वर्क करती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ऑफस्प्रिंग रिप्लेसमेंट और फिटनेस इवैल्यूएशन, ये हमारे एक साइकिल में चलते हैं। जो इनिशियलाइजेशन होता है, ये इनिशियलाइज होने के बाद पॉपुलेशन हमारी फिटनेस इवैल्यूएशन में जाएगी, फिर इस साइकिल में रिपीट होती रहेगी। कब तक रिपीट होती रहेगी, जब तक हमें टर्मिनेशन क्राइटेरिया तक हम जब तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब कि या तो हमें यहाँ पे आए, ठीक है, एक बार म्यूटेशन परफॉर्म हुआ यहाँ पे, उसके बाद में क्या होगा, अब देखो बहुत सारी हनी बी आई, हमें जो लास्ट हनी बी मिली थी, लास्ट वाली हनी बी, ठीक है, वो यहाँ क्रॉसओवर से प्रोड्यूस हुई होगी, उसके बाद हम उस पर म्यूटेशन कराएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और चीज़ें सिखाएंगे। अब ऑफस्प्रिंग रिप्लेसमेंट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि और कोई तो बचा ही नहीं, उसके आगे तो ऑफस्प्रिंग आने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वो अकेली बची है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही हमारा पोटेंशियल सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे आके क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। म्यूटेशन के बाद ऑफस्प्रिंग रिप्लेसमेंट नहीं होगा, सीधा टर्मिनेशन हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा जनरेशन साइकिल। बाकी ये एग्जाम्पल मैंने बना दिया है सुंदर सुंदर, आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि साइकिल में और इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों बाहर हैं, ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन और इनिशियलाइजेशन कंडीशन, ये दोनों साइकिल के बाहर रहती हैं। साइकिल के अंदर हमारी सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ऑफस्प्रिंग रिप्लेसमेंट और फिटनेस इवैल्यूएशन काम करता है, ठीक है। यही हमारी जनरेशनल साइकिल है। हाँ, अब मैंने कहा था एक बात बताऊंगा, देखो बात ये है कि जनरेशनल साइकिल अगर आपको पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर पूछेगा तो आपको ये 7 स्टेप एक्सप्लेन करके आना है। अगर जनरेशनल साइकिल पूछता है तो ये स्टेप्स आपको पता है, इसी को एक्सप्लेन कर देना दोबारा से, और जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा एग्जाम्पल। मैंने हनी बी वाला एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए दिया है, ठीक है। इसके बाद ये आप बना लोगे और एक्सप्लेन कर देना कि जनरेशनल साइकिल होती क्या है। अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। जनरेशनल साइकिल इन जेनेटिक एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि जनरेशनल साइकिल क्या होती है, हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, किस सीक्वेंस में हमारे स्टेप्स अकर हो रहे हैं। उसके अलावा जो पॉपुलेशन हमारी इवोल्व हो रही है टाइम टू टाइम, जो जनरेशन हमारी इवोल्व हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है हमारी जनरेशनल साइकिल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, इट रिपीट्स फ्रॉम द सिलेक्शन स्टेज क्रिएटिंग अ न्यू पॉपुलेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ईच इटरेशन। मतलब कि सिलेक्शन स्टेज से स्टार्ट होगी है, ठीक है, जैसे कि इनिशियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, उसके बाद फिटनेस इवैल्यूएशन, फिर सिलेक्शन, तो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद ये तब तक रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा जब तक हमारा सॉल्यूशन हमें नहीं मिल जाता या नंबर ऑफ इटरेशन क्रॉस नहीं हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन द डिजायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच द साइकिल गेट्स टर्मिनेटेड। जब डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल जाता है तो साइकिल क्या हो जाती है हमारी, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। देखो
फ्लो चार्ट भी कुछ नहीं है, जो वर्किंग आपने पढ़ी है वही चीज़ फ्लो चार्ट में भी लिखा हुआ है। स्टार्ट इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, स्टार्ट किया हमने, फिर पॉपुलेशन इनिशियलाइज की, उस पर सिलेक्शन क्रॉसओवर म्यूटेशन परफॉर्म कराया। इतना परफॉर्म कराने के बाद हमने टर्मिनेशन कंडीशन चेक करनी है। अगर टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल सोल्यूशन यहाँ से मिल रहा है तो टर्मिनेशन हो जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो वापस यहाँ आएगा और सिलेक्शन क्रॉसओवर म्यूटेशन परफॉर्म कराएगा, ठीक है। अगर हमें टर्मिनेशन मिल जाता है तो जो बेस्ट इंडिविजुअल है वो सेलेक्ट हो जाएंगे और आउटपुट हमें मिल जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा फ्लो चार्ट हमारा, ठीक है। सो आई होप फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा, बाकी एक बार बना के देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ नहीं है। अब देखो, अब बढ़िया वाली चीज़ें शुरू होने वाली हैं, जो है हमारा एनकोडिंग, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। सबसे पहले बात करेंगे एनकोडिंग की। एनकोडिंग होती क्या है? देखो, जैसा कि अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है, बस वही सब चीज़ें हैं, बस थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी इनका इंडिविजुअल क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो 5 नंबर के हिसाब से मैंने इसमें लिख दिया है। 10 में भी आता है तो आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, सफिशियंट है, ठीक है। एनकोडिंग क्या है? इन जेनेटिक एल्गोरिदम, एनकोडिंग रिफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल सोल्यूशन इन फॉर्म दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाई एल्गोरिथम। मतलब कि एनकोडिंग क्या करता है? एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर, कि मतलब हाँ भाई, ये सॉल्यूशंस है हमारे, जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। मतलब कि इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जा सकता है एज एन आउटपुट, बट उनको किया नहीं जाता है, ठीक है। उन पे भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करती है हमारी एल्गोरिथम। म्यूटेशन का केस आपको पता है, म्यूटेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें मैनिपुलेशन परफॉर्म होता है। मैंने बताया था कि म्यूटेशन क्या कराएगा? ट्रेनिंग कराएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे म्यूटेशन का मतलब ट्रेनिंग नहीं है, म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक एनकोडिंग, ठीक है। द एनकोडिंग स्कीम डिटरमाइंस हाउ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्यूशन इज स्ट्रक्चर्ड विद इन द क्रोमोसोम। एनकोडिंग स्कीम क्या डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को जीन्स में स्टोर कराना है, किस तरीके से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमको इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है। ये डिफाइन करने का काम, ये डिटरमाइन करने का काम कौन करता है? एनकोडिंग करती है, ठीक है। सम कॉमन एनकोडिंग मेथड्स, कुछ कॉमन एनकोडिंग मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है हमारा बाइनरी एनकोडिंग। बाइनरी एनकोडिंग का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट सॉल्यूशन एज बाइनरी स्ट्रिंग। सॉल्यूशन को बाइनरी स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है ये। ईच बिट इन स्ट्रिंग रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन। हर एक बिट, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल बिट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में, इसमें हर एक बिट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को डिफाइन करता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिफाइन करता है। रियल वैल्यूड एनकोडिंग सेकंड हमारा है। रियल वैल्यूड एनकोडिंग यूज एरेज ऑफ रियल नंबर फॉर प्रॉब्लम विद इन द कंटिन्यूअस वेरिएबल अलाउइंग अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस। मतलब कि एक रियल वैल्यूड एनकोडिंग क्या होती है हमारी? इसमें एरे का यूज होता है, ठीक है। एरे आप सबने पढ़ रखी है, डा में भी, डीएस में भी। एरे क्या होती है? एरे का बेसिकली यूज इसमें करके हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब एरे को ही कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहा जाता है, सीधी सी बात है। तो उसमें क्या होता है, वो हमें अलाउ करती है कि हम एक ब्रॉडर रेंज, हम एक बड़ी रेंज के पोटेंशियल सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस कर सकें, एक वाइड रेंज के पोटेंशियल सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। ये काम कौन स्पेशलाइज करता है? हमारा रियल वैल्यूड एनकोडिंग, या फिर एरे की हेल्प से ये चीज़ें हम परफॉर्म कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक एरे लिखी हुई है, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर्स में है एरे हमारी। सो आई होप क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल ये भी। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर एनकोडिंग। इंटीजर एनकोडिंग मतलब सिमिलर टू रियल वैल्यूड एनकोडिंग, जैसे हम लोग रियल वैल्यूड एनकोडिंग में एरेस की हेल्प से कर रहे थे फ्लोटिंग डिजिट्स में, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सेम उसी प्रोसेस में होता है, बस डिफरेंस इतना आता है कि वहाँ पे हम फ्लोटिंग नंबर्स ले सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लेंगे। ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है नंबर को कि सिर्फ इंटीजर ही लेने हैं। सुटेबल फॉर प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग होल नंबर सोल्यूशन, ये उन प्रॉब्लम्स के लिए सुटेबल है जहाँ पे होल नंबर सोल्यूशन हमको चाहिए रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई है एक एरे जिसके अंदर इंटीजर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। परम्यूटेशन एनकोडिंग अगला है हमारा। रिप्रेजेंट सॉल्यूशन एज परम्यूटेशन, सॉल्यूशंस को परम्यूटेशंस की तरह रिप्रेजेंट करना है। एप्लीकेबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर इन द प्रॉब्लम। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर करता है, मतलब कि हर एलिमेंट को एक ऑर्डर में आना जरूरी हो जाता है। आपने डा में, ठीक है, टीएसपी पढ़ा था, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, उसमें आप जब देख रहे थे सॉल्यूशन लास्ट में जो हमारा आ रहा था वो एक ऑर्डर में आ रहा था, हर बार सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहा था। तो जब ऑर्डर्स की बात होगी तब परम्यूटेशन एनकोडिंग लगेगी, और इसी का एग्जांपल है हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आपको एप्लीकेशन भी पता चल गई इसकी, आप टीएसपी में इसको यूज कर सकते हो, डा में यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्री बेस्ड एनकोडिंग, इसके बाद आता है हमारा ट्री बेस्ड एनकोडिंग। यूजेस ट्री स्ट्रक्चर फॉर हायरार्किकल प्रॉब्लम वेयर नोट रिप्रेजेंट डायरेक्ट डिसीजन और वेरिएबल्स। मतलब कि
ट्री बेस्ड एनकोडिंग में ट्री स्ट्रक्चर्स का यूज होता है हायरार्किकल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहां पे जो नोड्स होती हैं वो हमारे डिसीजंस को या फिर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये रहा हमारे एग्जांपल। इसका ट्री बनाना आप सबको आता होगा, मैंने वीडियो भी एक बार बनाई थी जब मैं डीएसए पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस का ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो, ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई है तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, फिर ए यहाँ से अटैच हो जाएगा, बी प्लस सी इधर आएगा, प्लस बीच में बी और सी इधर। अब ऑपरेटर डाउन टू अप परफॉर्म करेगा ना, तो बी प्लस सी फिर बी प्लस सी इंटू ए। तो इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। खैर अभी हम लोग डीएसए पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रॉसओवर। ठीक है, क्रॉसओवर क्या होता है? क्रॉसओवर हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्रॉसओवर में क्या हमारा रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है बेसिकली। इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू पेरेंट क्रोमोसोम टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग। वही चीज है, यहाँ पे दो पेरेंट की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक क्रोमोसोम प्रोड्यूस किया जाता है, क्रोमोसोम क्रिएट करा जाता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग डाइवर्सिटी एंड पोटेंशियली क्रिएटिंग सॉल्यूशंस दैट इनहेरिट फेवरेबल ट्रेट्स फ्रॉम द बोथ पेरेंट। मतलब कि अब होगा क्या, जो ऑफस्प्रिंग आएगी हमारी क्रॉसओवर की हेल्प से, उसके पास दोनों पेरेंट्स की क्वालिटीज होंगी, दोनों पेरेंट्स के फेवरेबल ट्रेट्स होंगे। ठीक है, इट प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड हेल्प्स द एल्गोरिदम एक्सप्लोर न्यू रीजन्स ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस। मतलब कि ये क्या प्रमोट करता है, किस तरीके से हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है पेरेंट्स की बॉडी के अंदर और वो हमारे ऑफस्प्रिंग में मिल रहा है। साथ ही साथ इसकी हेल्प से होता क्या है, नए रीजन्स, मतलब कि सॉल्यूशन के मल्टीपल डाइवर्स रीजन्स हम लोग को मिल जाते हैं कि हाँ, सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस में नहीं रहता, मल्टीपल एरियाज में एक्सप्लोर किया जा सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर में सबसे पहले आता है हमारा सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर। ये क्या होता है हमारा, अ सिंगल क्रॉसओवर पॉइंट इज सेलेक्टेड एंड जेनेटिक मटेरियल बियॉन्ड दैट पॉइंट इज स्वैप्ड बिटवीन द पेरेंट। देखो, क्रॉसओवर के टाइप्स बहुत इजी हैं, बस समझने का गेम है जो भी है यहाँ। ठीक है, देखो, सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर में क्या होता है, पूरा हमने पेरेंट के जीन ले लिए। ठीक है, दो पेरेंट के यहाँ पे जीन ले लिए हमने। अब इन दोनों पेरेंट में एक कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो। अब मैंने ये पॉइंट लिया, आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे आपका मन करे वहां पॉइंट आप सेलेक्ट करो, रैंडम पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट के बियॉन्ड यानी उस पॉइंट के बाद उस पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में जो भी डिजिट्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी जीन्स आपको दिख रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये पूरा क्रॉसओवर है और ये उसके जीन्स हैं, हर जीन किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पेरेंट के इन जीन्स को स्वैप करा देना है। देखो वही चीज हुआ है, 10110 10110 यहाँ पे चाइल्ड में आया है, यहाँ पे 0101 है, बट यहाँ पे 1001 इसका वाला स्वैप होके ऊपर आ गया। यही दोनों चीजें क्या हो गई हैं, स्वैप्ड हो गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया। तो सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर इस तरीके से काम करता है, हमें एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट के बियॉन्ड जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको हमें करा देना है स्वैप, दोनों पेरेंट्स के बीच में, और दो चाइल्ड प्रोड्यूस कर देने हैं। ठीक है, सो सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद हम देखेंगे टू पॉइंट क्रॉसओवर। टू पॉइंट क्रॉसओवर क्या करता है हमारा, टू पॉइंट, जैसे कि वन पॉइंट था, एक पॉइंट लेते थे और उसके बियॉन्ड हम क्या करते थे, चेंजेस कर देते थे, स्वैपिंग कर देते थे। यहाँ पे हम दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी दो रैंडम पॉइंट, और उनके बीच में जो मटेरियल है, ठीक है, इस बार बियॉन्ड या फिर बिफोर नहीं जाएंगे, इस बार उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसको स्वैप करा देंगे। देखो 001 था, नीचे 001 हो गया, नीचे 011 था तो ऊपर 011 हो गया। ठीक है, बस यही चीज होता है टू पॉइंट में और वन पॉइंट में डिफरेंस। तो आई होप 1.2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है हमारा थ्री पेरेंट क्रॉसओवर। अब देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, बट 3 पेरेंट है, 3 पॉइंट नहीं है। ठीक है, याद रखना 3 पेरेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 पेरेंट्स का यूज होता है। 3 पेरेंट आर रैंडमली चूजन, ईच बिट ऑफ द फर्स्ट पेरेंट इज कंपेयर्ड विद द सेकंड पेरेंट। मतलब कि 3 पेरेंट रैंडमली हम लोग चूज करते हैं, कोई भी 3 पेरेंट, जैसे यहाँ 3 पेरेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से फर्स्ट पेरेंट की बिट जो होंगी वो सेकंड पेरेंट से कंपेयर करी जाएंगी। ठीक है, मान लो कोई भी दो पेरेंट आप ले लो, P1 P2 ले लो या P2 P3 ले लो या P1 P3 ले लो, दो पेरेंट चूज करने हैं, इसमें से तीनों लिखने हैं, इनमें से दो पिक करने हैं, उन दो के हमको जीन्स को कंपेयर कराना है। ठीक है, हर एक बिट को उसके कंपेयर कराना है। इफ बोथ बिट आर सेम इट इज टेकन फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, अदरवाइज बिट फ्रॉम द थर्ड पेरेंट इज टेकन। मतलब कि अगर दोनों बिट सेम है, जैसे कि यहाँ पे 1 और 1, मान लो हम P2 और P1 यहाँ पे चूज करते हैं। ठीक है, अब P1 और P2 की ये वाली बिट सेम है तो ये हमारी चाइल्ड में आ जाएगी। ये दोनों सेम नहीं है तो जिस केस में दोनों सेम नहीं होंगे उस केस में P3 वाली बिट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 और 0 सेम है, 1 और 0 सॉरी 1 और 0 सेम नहीं है तो P3 वाली आ जाएगी, फिर 1 0 सेम नहीं है तो P3 वाली आ जाएगी, 0 0 सेम है तो 0 0 सेम है तो 0 ही आएगा। ठीक है, सेम होंगी तो इन दोनों में जो है वो आ जाएगी, अगर सेम नहीं हुई तो P3 वाली बिट इसमें आ जाएगी। अब 1 1 सेम है तो 1 आ गया,
0 0 सेम है तो 0 आ गया, 0 1 सेम नहीं है तो 1 आ गया, ठीक है, P3 वाला। तो इस तरीके से हमारा चाइल्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है और इसके पास डिफरेंट क्वालिटीज हैं इन तीनों पेरेंट्स की, ठीक है। तो ये हमारा 3 पेरेंट क्रॉसओवर में आता है। इसके बाद है हमारा यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर में क्या होता है, ईच जीन इज क्रिएटेड बाय चूजिंग द बिट ऑफ वन ऑफ टू पेरेंट अकॉर्डिंग टू रैंडमली जनरेटेड बाइनरी क्रॉसओवर मास्क ऑफ द सेम लेंथ। मतलब कि दो पेरेंट्स यहाँ पे लेते हैं, फिर एक मास्क जनरेट करते हैं, ठीक है। वो मास्क हमारा रैंडमली कुछ भी जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। मान लो कि मास्क जनरेट किया, अब क्या होगा, वेयर देयर इज जीरोथ बिट इन द मास्क, अब मास्क के अंदर देखेंगे जहां पे जीरोथ बिट है, जीन इज चूजन फ्रॉम द सेकंड पेरेंट, वहां पे सेकंड पेरेंट की जीन चूज करो, जहां पे 1 है वहां फर्स्ट पेरेंट की जीन चूज करो। तो ठीक है, करके दिखाता हूं मैं। यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट पेरेंट की जीन चूज करेंगे, 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है तो सेकंड पेरेंट की जीन 0, यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट पेरेंट की जीन 0, यहाँ पे 0 है तो सेकंड कौन से पेरेंट की, सेकंड पेरेंट की जीन, ठीक है। 0 में सेकंड पेरेंट की जीन 0, 1 में फर्स्ट पेरेंट की जीन क्या है, 0 है, 0 में सेकंड पेरेंट की जीन 0। देखो चाइल्ड हमारा अलग हो गया एकदम, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म क्रॉसओवर होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म क्रॉसओवर क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा शफल क्रॉसओवर। इट इज सिमिलर टू वन पॉइंट क्रॉसओवर, फर्स्ट सेलेक्ट अ पॉइंट देन शफल द बिट्स एट बोथ साइड ऑफ पॉइंट्स विद ईच अदर। मतलब कि एक पॉइंट ये सेलेक्ट करता है, जैसे कि 1 पॉइंट में हम क्या करते थे, एक पॉइंट हम सेलेक्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद उसके आगे का पूरा जेनेटिक मटेरियल स्वैप कर देते थे। बट शफल में क्या होगा, एक पॉइंट हम सेलेक्ट तो करेंगे बट पूरा स्वैप करने के बजाय उस पॉइंट के इधर और उधर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हम शफलिंग कर देंगे, ठीक है, आगे पीछे कर देंगे उन एलिमेंट्स को। शफलिंग करने के बाद रिकम्बाइन शफल्ड पेरेंट एंड रीशफल इन रिवर्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग। मतलब कि अब हमें क्या करना है, जो शफलिंग करने के बाद हम उन्हें रिकम्बाइन करेंगे, चाइल्ड बनाएंगे, और फिर चाइल्ड के अंदर जिस प्रोसेस में जिस डायरेक्शन में शफलिंग हुई थी पेरेंट्स में, उसी डायरेक्शन में शफलिंग करा देंगे चाइल्ड के अंदर। अभी इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, ठीक है। पहले हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम शफलिंग परफॉर्म कराएंगे। तो यहाँ पे हमने शफलिंग करा दी, यहाँ पे हमने मान लो ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, शफल किसको किया, 0 से ये 0 शफल हो गया, ठीक है, ये दोनों 0 सफल हो गए, और इस 0 से इस 1 को शफल कर दिया, ठीक है। तो हम किसी भी रैंडम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके शफल करा देंगे। सेम उसी तरीके से नीचे भी हमने शफलिंग कराई। शफलिंग कराने के बाद जो रिजल्ट आया 1, ठीक है। अब 0 सफल हुआ 0 से तो 0 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, फिर ये 0 हुआ 1 से तो ये वाला 1 यहाँ, फिर यहाँ पे ये 0 और ये 0, 0 0, और यहाँ पे ये 1 तो रहेगा। सेम उसी तरीके से शफलिंग कराने के बाद जो ऑर्डर आया वो यहाँ पे लिख दिया मैंने आफ्टर शफल, ठीक है। अब क्या होगा, रिकम्बाइंड शफल। अब इन शफल को रिकम्बाइन करके हम क्या करेंगे, चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे बेसिकली अब 1 पॉइंट वाला काम होगा, ठीक है। 1 पॉइंट वाला काम मतलब, सॉरी, देखो यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। तो ये तो हम नोट कर लेंगे, 1 1 0 0 1 0। यहाँ पे जैसे 1 पॉइंट में हम स्वैपिंग करा रहे थे, अब हम स्वैपिंग कराएंगे, शफल करने के बाद स्वैपिंग कराएंगे, ठीक है। अब स्वैपिंग करा दो जेनेटिक मटेरियल की, तो यहाँ क्या जाएगा 0 1 1 और यहाँ 1 0 0, ठीक है। नए चाइल्ड बन गए। अब इसके बाद लास्ट हमको क्या करना होता है, रीशफल द ऑफस्प्रिंग। मतलब कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे शफलिंग परफॉर्म हुई थी, सेम उसी ऑर्डर में अब यहाँ भी शफलिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 0 किससे हुआ था, 1 से हुआ था, तो ये किससे होगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 किससे हुआ था, इस 0 से हुआ था, तो ये यहाँ पे ऐसे शफल हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी ऑर्डर में ये 1 किससे हुआ था, 0 से हुआ था, तो ये किससे हो जाएगा, 0 से शफल हो जाएगा। और फिर ये वाला 1 0 से हुआ है, तो ये किससे हो जाएगा, इससे शफल हो जाएगा, ठीक है। अब शफल करा के हम ऑर्डर लिख देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 ये तो रहेंगे ही, और ये 0 और 1 तो रहेंगे ही। शफल यहाँ पे हो रहा है, 0 यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है, आ गया, वो भी 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, 0 आया, यहाँ पे 1, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया चाइल्ड प्रोड्यूस। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम शफल क्रॉसओवर परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आता है हमारा म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5 टाइप्स ही हैं हमारे बेसिक जो हम लोगों ने क्रॉसओवर के अंदर देखे हैं।
इसके बाद म्यूटेशन आएगा हमारा, ठीक है। म्यूटेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। इट इज अ जेनेटिक ऑपरेशन दैट इंट्रोड्यूसेस रैंडम चेंजेस टू इंडिविजुअल जीन विद इन अ क्रोमोसोम। जैसा कि मैंने बताया था हम ट्रेनिंग परफॉर्म कराते थे, तो म्यूटेशन में क्या होगा, कुछ जेनेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है, जीन के अंदर। अब वो जो ऑफस्प्रिंग का जीन है उस पर जब वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कुछ जेनेटिक ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं, उनके बाद उनमें और ज़्यादा क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू रीजन्स ऑफ सोल्यूशन स्पेस। वही बात है कि अब ये क्या करेगा, ये न्यू रीजन्स ऑफ सोल्यूशन स्पेस को कवर करने में, उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सबसे पहले आता है हमारा बिट फ्लिप म्यूटेशन। देखो जैसा कि इसका नाम ही लिखा है बिट फ्लिप, उसी तरीके से इसका काम भी होता है बिट फ्लिप, ठीक है। सेलेक्ट वन और मोर बिट इन द बाइनरी स्ट्रिंग एंड फ्लिप देयर वैल्यूज। मतलब कि एक या एक से ज्यादा बिट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यूज को हमें क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है। फॉर वन इन म्यूटेशन क्रोमोजोम रैंडमली जनरेटेड, ठीक है। मान लो एक म्यूटेशन क्रोमोजोम बनेगा हमारा जो रैंडमली जनरेट होगा, कोई एक पेरेंट, पेरेंट नहीं एक्चुअली चाइल्ड ही होता है ये, यहाँ पे थोड़ी मैंने एरर की है, क्योंकि म्यूटेशन हम चाइल्ड के अंदर ही परफॉर्म करते हैं ना, पेरेंट के अंदर तो परफॉर्म करते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड लेंगे, ठीक है, जो हमारा ऑफस्प्रिंग आया है, फिर एक म्यूटेशन क्रोमोजोम लेंगे। जैसे हम मास्क जनरेट कर रहे थे रैंडमली, उसी तरीके से यहाँ पे म्यूटेशन क्रोमोजोम जनरेट होगा रैंडमली, ठीक है। म्यूटेशन क्रोमोजोम का काम क्या होगा, ये आएगा और इसके डिजिट्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 1 आता है, ठीक है, तो पेरेंट यानी कि C1, जो यहाँ पे C1 है हमारा, इसकी करस्पॉन्डिंग बिट क्या होगी, 1 से 0 हो जाएगी। अगर 1 है तो 0 हो जाएगी, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी। और 0 के केस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 है तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 आया तो 0 ही रहेगा, 1 आया तो 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 0 आया, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 आया 0 ही रहेगा, 0 है 0 ही रहेगा, 1 आया तो ये 1 से 0 हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम चाइल्ड के अंदर म्यूटेशन परफॉर्म करा देते हैं। आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इन्वर्जन और स्वैप म्यूटेशन। देखो बहुत इजी है, अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेसी लग रही हो ना तो एक बार वीडियो रिवाइंड करना, आराम से समझ जाओगे। मैं बहुत बहुत ही जितना ज़्यादा प्यार से हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्जन या स्वैप म्यूटेशन आता है इसके बाद। इसमें क्या होता है, टू रैंडम पोजिशन ऑफ स्ट्रिंग आर चोजन एंड द बिट्स करस्पॉन्डिंग टू दोज पोजिशंस आर इंटरचेंज। मतलब कि अब हमें दो रैंडम बिट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, दो रैंडम बिट्स को सेलेक्ट करना है और उनको क्या करा देना है, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करा देना है। जैसे कि हमने ये दोनों सेलेक्ट की पेरेंट जीन के अंदर और इनकी पोजीशन चेंज करा दी, 1 0, ये 1 आ गया यहाँ 1 1 और ये 0 आ गया यहाँ पे 0 0, ठीक है। चेंज हो गया, म्यूटेशन परफॉर्म हो गया। इतना सिंपल सा था इन्वर्जन या स्वैप म्यूटेशन, बहुत ईजी है। म्यूटेशन के सारे पार्ट्स एक्चुअली में बहुत ईजी है, एक्चुअली सभी ईजी है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। रैंडम रीसेटिंग या रिवर्स म्यूटेशन, ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, सेलेक्ट अ रैंडम बिट ऑफ पेरेंट क्रोमोसोम एंड रिवर्स द बिट नेक्स्ट टू दैट बिट। मतलब कि हमें कोई एक बिट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद की सारी बिट्स को रिवर्स कर देना है। मतलब कि मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया और हमने सेलेक्ट की ये वाली बिट, ठीक है, ये जो 1 है हमने ये सेलेक्ट करी। अब क्या होगा, ये 1 के बाद जितनी भी बिट है यानी कि 0 1 0, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, 1 0 1 1, ये 1 तो आ गया, 0 1 0, इनको रिवर्स भी करोगे तो 0 1 0 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 1 1 होता तो रिवर्स करने पे 1 1 0 आ जाता, ठीक है। मतलब कि जो बिट हमने सेलेक्ट की उस बिट के आगे जितनी भी हमारी बिट गिवन है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, यही हमारा रैंडम रीसेटिंग या फिर रिवर्स म्यूटेशन होता है, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट है हमारा स्क्रैम्बल म्यूटेशन, ठीक है। स्क्रैम्बल म्यूटेशन क्या होता है, अ सबसेट इज चोजन फ्रॉम अ पेरेंट क्रोमोसोम एंड देयर वैल्यूज आर स्क्रैम्बल्ड और शफल्ड रैंडमली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मतलब कि स्क्रैम्बल म्यूटेशन में हम एक सबसेट सेलेक्ट करते हैं पेरेंट के अंदर, ठीक है। मान लो ये पूरा पेरेंट है, इसके अंदर एक सबसेट सेलेक्ट करेंगे और उस सबसेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको शफल कर देंगे, ठीक है। रैंडम शफल होता है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया, जितना यहाँ पे कलर्ड पार्ट आपको दिख रहा है ये मान लो हमारा सबसेट है जो हमने सेलेक्ट किया और इसी में हमको शफलिंग परफॉर्म करानी है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम शफल करा देंगे, शफल मतलब किसी भी ऑर्डर में लिख दो, बस ये सेम ऑर्डर मत रखना। जैसे कि हम 0 यहाँ ले आए, बाकी 1 1 1 यहाँ आ गया,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने शफलिंग यहाँ पे परफॉर्म करा दी। तो यही होता है, हमें एक पर्टिकुलर सबसेट सेलेक्ट करना होता है और उस सबसेट को हमें क्या करना होता है, स्क्रैम्बल, यानी कि उसको हमें शफल करा देना होता है। यही हमारे स्क्रैम्बल म्यूटेशन के अंदर आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम की बात करें तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ होता है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। एमएल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मशीन लर्निंग में आपको पता ही है। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में यूज़ होता है, मैं बता चुका हूँ। नेटवर्क डिजाइनिंग में यूज़ होता है, बायोनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जेनेटिक एल्गोरिदम में सीधी सी बात है, बायोनिक्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बायोनिक्स में। ठीक है। रोबोटिक्स में यूज़ होता है, इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, गेम प्लेइंग। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक एल्गोरिदम एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, तो जेनेटिक एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर देना, उसका फ्लो चार्ट बना देना। उसके अलावा एप्लीकेशंस में अगर आपको लगता है कि इतना सफिशिएंट नहीं है तो एक लिखो, उसके अंदर लिख दो कि हाँ भाई ये किस लिए यूज़ होता है या किस लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छे से समझा दूं। यहाँ पे हमारी यूनिट 5 भी खत्म होती है एंड आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं एग्जाम में, ठीक है, वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। फॉर नाउ प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो आप सब लोग बोल रहे थे तो मैं बना दूंगा, बट वो वीडियो में भी थोड़ा सा लेट आए क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगेगा और ये वीडियो ऑलरेडी लेट है क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया था, मेरा कैमरा बाहर गया हुआ था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल आज रात तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आप लोग एग्जाम में प्रॉपरली परफॉर्म कर पाओ। प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी, उसमें सारे ही पास्ट 3 साल के न्यूमेरिकल हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और किसी चीज़ को लेके आपको हेल्प चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्कॉर्ड का लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।